हाय एवरीवन, खम्मा गणी। मेरा नाम संतोष है और आज हम जियोग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। नाउ जियोग्राफी ऑप्शनल में एक पर्टिकुलर हमारा टॉपिक है विच इज़ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जो पेपर 1 में पार्ट 2 का फर्स्ट पार्ट है, पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो एक अजम्पशन ये रहता है कि इसमें से काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते हैं। बट यहाँ पे भी आपको जनरली दो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक जिनके लिए पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बहुत ईजी और बहुत मार्क फेचिंग है, विच इज़ वेरी ट्रू एंड आई गो टू दिस साइड, एंड देयर इज एन अदर सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट जिनको लगता है कि पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी समझ में नहीं आता है, इसको छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर लो। ये गलत धारणा है। आपको समझ में शायद इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने इसमें जो टॉपिक एंड सब टॉपिक्स दिए हैं उनको आपने सबसे सिंपल लैंग्वेज में, आपको उसका रेलेवेंस क्या है, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ है, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है इसलिए इसका आपको टफ लगे। सो आई एम हियर, हम 1 बाय 1 पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। देखो इनिशियली ऐसा तो नहीं है ना कि जैसा ज्योग्राफी आज आपको दिखता है वैसा ज्योग्राफी आज से 100, 200, 300 ईयर पहले भी रहा होगा। ज्योग्राफी में डिफरेंट स्ट्रीम्स आई हैं, ज्योग्राफी में डिफरेंट थॉट प्रोसेस आया था, इसमें डेवलपमेंट हुआ है। एक बात को बोला गया था, फिर उसमें 4 लोगों ने सपोर्ट किया, फिर उसमें 5 लोगों ने उसको नकारा, उन्होंने एक नया थॉट प्रोसेस दिया, फिर उसमें भी उसके क्रिटिसिज्म हुए, उसके कुछ फॉलोवर थे। तो इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, वो इसी तरीके से इवॉल्व करता है। जियोग्राफी भी इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है। आज हम जियोग्राफी को इतना एडवांस मानते हैं, हमारी रीजनल प्लानिंग के अंदर कहीं पे भी देख लो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर देख लो, चाहे रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर देख लो, चाहे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर देख लो, एवरीवेयर वी हैव अ रोल ऑफ द जियोग्राफी। बिना जियोग्राफी की हिस्ट्री अधूरी है और बिना हिस्ट्री की जियोग्राफी अधूरा है। तो ये जो कोरोलॉजी एंड क्रोनोलॉजिकल रिलेशन है, या जो ग्रोथ हुई है, जो इवोल्यूशन हुआ है जियोग्राफी का, इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो इससे इजी टॉपिक कुछ नहीं है। बस इसमें प्रॉब्लम एक ही छोटा सा है कि इसमें बहुत सारे जियोग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं, अब वो नाम याद करने पड़ेंगे। अब देखो ये प्रोज एंड कॉन्स वाली बात है। आप नाम याद करने के लिए आप कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रख सकते हो कि रेडिकल बिहेवियरल क्या था, ह्यूमनिज्म ऑफ जियोग्राफी क्या था, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजिली याद रह जाएंगी। लेकिन किसने दिया था वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ईजीएस्ट वे ये होता है कि आप एक पेपर शीट पे जो मेजर थ्योरीज़ हैं, उन मेजर थ्योरीज़ में किसने कौन सा थ्योरी दिया था और उनका क्या कुछ स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उनकी कोई बुक है, उन्होंने किसको प्रपाउंड करा था, किसको उन्होंने सपोर्ट करा था, क्रिटिसिज्म करा था, वो 1-2 लाइन में लिख के अपनी दीवार पे चिपका लो और उसको आते जाते दिन में 1-2 बार देखो, नहीं तो कम से कम सप्ताह में 2-3 बार तो देख ही लो एंड आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल मेथड इसका यही है। बाकी आंसर राइटिंग में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये नाम याद होते जाएंगे। एंड अगेन, अगर आपने 2 महीने भी ये नहीं पढ़ा तो आप तीसरे महीने में भूल जाओगे। दिस हैपन्स विद एवरीवन। तो ये वैसा भी नहीं है कि कुछ मुझे याद नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं होता है वो। दैट इज़ वाई यू हैव टू डू वेरी फ्रीक्वेंट रिविजन्स विद दैट। ठीक है, ऑन दैट नोट हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक टॉपिक को, यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं इनमें सारे टॉपिक्स को एक एक करके हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। एरियल डिफरेंशिएशन, रीजनल सिंथेसिस, डाइकोटमी एंड ड्यूलिज्म, एनवायरमेंटलिज्म, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस के साथ ही हमारा बिहेवियरल एनालिसिस आएगा, रेडिकल एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक वेलफेयर अप्रोच एंड ह्यूमनिज्म ऑफ द जियोग्राफी। ये सारे टॉपिक हम करेंगे। बट उससे पहले देखो, ये सारी चीज़ें ना, फिर से मैं बोल रही हूँ, एडवांस आ जाती है जब आप धीरे धीरे ग्रोथ समझना स्टार्ट करते हो ना, कि ज्योग्राफी आया कहाँ से, होता क्या है, व्हाट वाई वी आर अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव, होता क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जियोमॉर्फोलॉजी, फ्रॉम द ओशनोग्राफी एंड फ्रॉम द क्लाइमेटोलॉजी। इसमें क्या अलग पढ़ रहे हैं हम, क्यों इसमें इतने ज्योग्राफर्स ने इतना इसमें सिंपल भाषा में बोलो तो माथापच्ची करी सब्जेक्ट को इतना आगे बढ़ाने के लिए। वो समझना आपको ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। आज का लेक्चर हमारा छोटा सा है, इसमें जनरली हम यही बात करेंगे कि होगा क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रीक में जो होमर ने, हेकातियस ने, हेरोडियस ने, प्लूटो ने, एरिस्टोटल ने, स्ट्रैबो ने, थैलस ने, इन लोगों ने ज्योग्राफी को लेके कुछ बातें बोली थी। इन्होंने ज्योग्राफी को बताया था, ज्योग्राफी इज़ अ होम, जो अर्थ इज़ अ होम ऑफ मैन,
ये इन्होंने बोला था। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि इन लोगों ने क्या बोला था। ग्रीक टाइम के अंदर विच इज़ एंशंट पीरियड एंड रोमन के अंदर पटोलमी थे, इन्होंने क्या ज्योग्राफी को एक धारा दी थी, क्या ज्योग्राफी को एक वे दिया था। उसके बाद में डार्क एज ऑफ यूरोप आ गया था, जहाँ पे जनरली डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफीज़ या फिर थियोलॉजिकल फिलोसफीज़ ज़्यादा सर्वाइव करने लग गई थी। तो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं था। तो इन शॉर्ट ग्रीक या रोमन के बाद में ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था। उस गैप को रिवाइव करा मिडीवियल पीरियड के अंदर अरब स्कॉलर्स ने। ये आपने मिडीवियल हिस्ट्री के अंदर डेफिनेटली पढ़ा होगा। अल मसूदी, अल बिरूनी, इब्न बतूता, इब्न खालदून, इल बाल्खिनी, इब्न सीना, ये सारे वो ज्योग्राफर हैं जिन्होंने फिर से यहाँ पे ग्रीक एंड रोमन के बाद में ज्योग्राफी को रिवाइव करा था। लेकिन ग्रीक, रोमन एंड मिडीवियल पीरियड के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि ग्रीक के अंदर ज्योग्राफी को एक एनवायरमेंटलिज्म की तरह देखा गया था। यहाँ पे भी दो छोटे छोटे व्यू थे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ग्रीक रोमन में क्या हुआ था, मिडीवियल पीरियड में क्या हुआ था, क्या डिफरेंट थॉट प्रोसेस निकले थे। बट मिडीवियल पीरियड में जो ज्योग्राफी निकली थी उसमें कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं निकला था, इन्होंने कोई भी नई धारा नहीं दी थी। इन्होंने जो भी ऑब्जर्व करा, ये लोग घूमते थे उस वक्त पे। अगर आपको याद हो तो जो ओटोमन एम्पायर है उससे पहले यहाँ पे दिस यूज टू स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब। तो ये लोग बहुत ट्रैवल करते थे। जब ये ट्रैवल करते थे तो ये ऑब्जर्व करते थे। जैसे अगर आप इंडिया में भी देखोगे, अल बरूनी की किताब या इब्न बतूता की किताब है, आपको इन किताबों में इंडिया में क्या सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक हमारे एस्पेक्ट थे, किस तरीका कल्चर था, इन बातों का एक वर्णन, एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो इसी तरह का डिस्क्रिप्शन इन्होंने बाकी जगह का भी दिया था। तो उस डिस्क्रिप्शन के अंदर इन्होंने बताया था कि किसी भी तरह की लैंडस्केप जो होता है इसका क्या इम्पैक्ट होता है वहाँ पे रहने वाले लोगों की ईटिंग हैबिट पे, वहाँ पे रहने वाले लोगों के कपड़े पहनने पे, कल्चर पे, सोसाइटल ट्रेडिशंस पे, उनके इंटरेक्शन पे, उनकी इकोनॉमी पे, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन्होंने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपनी किताबों में लिखा था। ठीक है, तो ये जनरली एक डिस्क्रिप्टिव था। और इन्होंने जो अपना, मैं ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगी कि मोटिवेशन दिया था, बट हाँ इन्होंने ग्रीक एंड रोमन में जो बुक्स लिखी गई थी, जो उनके थॉट प्रोसेस थे, उनको इन्होंने रिफर डेफिनेटली करा था। मिडीवियल पीरियड के बाद आता है हमारा एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, दी पीरियड ऑफ रेनेसा। यहाँ पे जो नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे गए थे, अमेरिका, फिर हमारा इंडिया, डिफरेंट कॉन्टिनेंट जब डिस्कवर करे गए थे तो काफ़ी सारी बातें आई थी। क्योंकि पहले जब हमारा डार्क पीरियड, पर्टिकुलरली एंशिएंट पीरियड के अंदर हमारा नॉलेज जो है, या फिर आप मान लो कि उस वक्त में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, तो नॉलेज काफ़ी शॉर्ट था। तो 2-3 अजम्पशंस रखे जाते थे, जैसे कि अगर आप इक्वेटोरियल एरिया को क्रॉस करते हो तो पानी इक्वेटोरियल एरिया पे पानी एकदम बॉईल करता है, इतना बॉईल करता है कि आप इसमें एंटर होते ही एकदम ब्लैक टर्न हो जाओगे, यू विल टर्न इनटू ब्लैक। यहाँ पे लोग रहते ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि सर्वाइवेबिलिटी ही नहीं है। तो ये कुछ मिथ थे एंशिएंट पीरियड के। लेकिन जब एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के अंदर इन लोगों ने इक्वेटोरियल पीरियड को, इक्वेटोरियल एरिया को क्रॉस करा, एंड दे सॉ देमसेल्फ कि हम तो ब्लैक नहीं हुए, ना ही पानी यहाँ पे बॉईल कर रहा है, तो उस तरह के कुछ अजम्पशन टूटे थे। प्लस नाउ व्हाट दे डिड कि उन्होंने पूरा अफ्रीका चक्कर लगाया, वो इंडिया के पास पहुँचे, इधर यहाँ पे अमेरिका में पहुँचे, यूएसए के अंदर पहुँचे, तो डिफरेंट लैंडस्केप को यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा गया। विच मीन्स अभी तक आपकी स्टडी जनरली यूरोप के अंदर, एंड दैट ऑल्सो पर्टिकुलरली इनटू द एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन एरिया के आसपास में ही कॉन्सेंट्रेटेड थी, बट नाउ इट हैज़ एक्सप्लोर्ड टू अदर एरियाज ऑल्सो। उन अदर एरियाज़ के अंदर नई बातें समझ में आई कि किस तरीके से लैंडस्केप बन रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्लासिकल पीरियड आता है जिसमें वरेनियस एंड इमैनुअल कांत का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इन दोनों ने बहुत अच्छी थ्योरीज दी थी और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो हमको मॉडर्न ज्योग्राफर तक देखने को मिलता है। फिर प्री मॉडर्न पीरियड में हमारे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट एंड कार्ल रिटर का नाम आता है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट वही है जिनके नाम पे हम्बोल्ट करंट दी गई है। यू रिमेंबर पेरुवियन करंट या कोल्ड करंट, हम्बोल्ट करंट, जिसकी वजह से अल नीनो आता है। क्योंकि हम्बोल्ट जो थे ये एक एडवेंचरर थे, ये एक ट्रैवलर थे, ये एक एक्सप्लोरर थे। इन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी और घूम के इन्होंने ऑब्जर्वेशंस ली थी। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने अपनी जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हुई थी उसके बेसिस पे इन्होंने एक बात बोली थी, और ये जो बात हम्बोल्ट ने बोली थी इसी बात का ऑपोजिट कार्ल रिटर ने बोला था। अब मैं आपको थोड़ा सा हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का जो कंट्रोवर्सी है, जिसको हम बोलते हैं कि द डिबेट ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी, दे ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ फीचर्स, ये काफ़ी जो ट्रैवल एक्सपीडिशंस होती हैं उनके साथ में जाते थे,
तो इन्होंने जो भी जनरल ऑब्जर्वेशंस अराउंड द ग्लोब करी थी, तो इन्होंने बोला था कि एक जनरल साइंस होना चाहिए, विच मीन्स कि एक यूनिवर्सल लॉ होना चाहिए, या फिर एक यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी, या फिर एक, जिसको इन्होंने बोला था कि एक सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ जियोग्राफी होना चाहिए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपने एंडीज़ देखा, रॉकीज़ देखा, हिमालयाज़ देखा, आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो एंड देन यू से कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर तरह का फीचर मुझे दुनिया में यहाँ पे मिल रहा है, विच इज़ व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर फिनोमिना, जैसे कि क्लाइमेट है, जैसे कि कोपन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, आपने उसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया दे दिया है एंड नाउ यू आर सेइंग कि ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो यू आर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मेकिंग स्पेशल का मतलब क्या होता है, लोकेशन के हिसाब से। जैसे एक मैं बोलूँ कि इंडिया के अंदर फ्लड प्लेन्स का स्पेशल लोकेशन क्या है, फ्लड प्लेन्स का, तो आप मुझे बताओगे इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, गोदावरी है, इनके फ्लड प्लेन्स, ये क्या हुआ, स्पेशल लोकेशन हुआ। तो हम्बोल्ट ने बोला था कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमिना विच इज़ माई सिस्टमेटिक साइंस और माई जनरल साइंस और माई यूनिवर्सल साइंस, का मतलब है कि एक लॉ पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हो रहा है, मैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में स्टडी नहीं कर रहा हूँ, ये हम्बोल्ट ने बोला था। और उनके कंटेम्प्रेरी थे कार्ल रिटर। कार्ल रिटर हम्बोल्ट से 10 साल छोटे थे और हम्बोल्ट को अपना गुरु मानते थे, लेकिन कार्ल रिटर इतना कभी ट्रैवल नहीं किए, इनका जो एरिया ऑफ स्टडी है वो हमेशा यूरोप के अंदर ही रहा था। तो इन्होंने यूरोप में डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट कल्चर विद द लैंडस्केप को इन्होंने स्टडी करा था। तो इन्होंने रीजनल जियोग्राफी को एम्फेसाइज करा था कि मैं इस एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे सॉइल कैसी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा होता है, यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया में इन्होंने स्टडी करी थी, जिसको बाद में आगे चल के हमने रीजनल जियोग्राफी का नाम दिया था, या फिर हमने स्पेशल जियोग्राफी का नाम दिया था, या फिर हमने लोकेशनल जियोग्राफी का नाम दिया था। ठीक है, तो ये जनरली कहा जाता है कि हम्बोल्ट एंड रिटर आपस में राइवल थे, बट ऐसा नहीं था। रिटर अपनी इंस्पिरेशन हम्बोल्ट से लेते थे और हम्बोल्ट ने भी रिटर को हमेशा सपोर्ट किया था, क्योंकि इन दोनों ने एक बात बोली थी कि ये जो हम जनरल या फिर सिस्टमेटिक वर्सेस रीजनल जियोग्राफी का जो फाइट करते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आप बिना रीजनल जियोग्राफी के स्पेशल जियोग्राफी या फिर सिस्टमेटिक जियोग्राफी पे नहीं पहुंच पाओगे, और बिना सिस्टमेटिक बिना मतलब अगर आप सिर्फ रीजन की ही स्टडी करते रहोगे तो उसका रेलेवेंस क्या रहेगा अगर आप उसे ग्लोबल या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में नहीं देख पाओगे। तो ये हम्बोल्ट और कार्ल रिटर का पर्सपेक्टिव था, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियड के अंदर हमारी फेज़ 1 में जर्मन स्कूल्स, फ्रेंच स्कूल आई थी। जर्मन स्कूल में हमारे ऑस्कर पेशल थे, रिचतोफन थे, फेडरिक रेडजल थे, एल्फ्रेड हैटनर एंड ओटो शुटलर थे। इन लोगों ने जनरली जो पर्सपेक्टिव मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एनवायरमेंटलिज्म का पर्सपेक्टिव जो है वो जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड था, यहाँ पे रीजनल ज्योग्राफी की बात ज़्यादा अच्छी तरीके से करी गई थी। रेडजल जो है, जिनकी डिसाइपल थी एलन चर्चिल सैम्पल, जो कि एनवायरमेंटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म की एक अडरेंट बिलीवर थी। ठीक है, एंड फ्रेंच स्कूल के अंदर हमारे आए थे फिलिप बॉश, फेडरिक लेप्ले एंड विदाल लाब्लाश। विदाल लाब्लाश जो है ये पॉसिबिलिज्म के फादर की तरह से जाने जाते हैं, इन्होंने यहाँ पे पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अब जर्मन एंड फ्रेंच स्कूल के अंदर के जो थॉट प्रोसेस है उनमें काफ़ी डिफरेंट है। जर्मन, आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 ये क्या कर रहे थे कि अपना जो एरिया, टेरिटोरियल एरिया है उसको एक्सपेंड कर रहे थे। तो इनका जियोग्राफी भी उसी तरीके से था कि मुझे अपना टेरिटोरियल एरिया एक्सपेंड करना है, मुझे कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलेगा, रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, वहाँ का ट्रेडिशन कल्चर कैसा है, मैं उस एरिया को जीत कैसे लूँ। तो जनरली ये कार्टोग्राफी पे, मैप पे, कल्चर पे, इन सारी चीज़ों पे लिंक करते थे और एनवायरमेंटलिज्म यहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट था। वेरिस फ्रेंच स्कूल जो है ये काफ़ी लिबरल स्कूल थी। यहाँ पे विदाल लाब्लाश थे जिन्होंने पॉसिबिलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था। अब एनवायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म क्या होता है, देखो, जिसको हम जनरली डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। डिटर्मिनिज्म बोलता है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या आपको समझ आ जाएगा कि डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म में क्या डिफरेंस है। डिटर्मिनिज्म बोलता है कि भाई नेचर ही सबसे ऊपर है, नेचर का ही अपर हैंड है, मैन तो जो है वो पैसिव एजेंट है, जैसे नेचर बोलेगा वैसे मैन करेगा। तो मतलब है कि अगर जैसे कि ट्राइबल सोसाइटीज़ को हम देखते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को हम देखते हैं, सो दे लिव एट द विम्स ऑफ द नेचर। जैसे आपको
पिग्मीज मिल जाएंगे हमको, कालाहारी डेजर्ट में जो अबॉरिजिनल्स हैं वो मिल जाएंगे, नॉट अबॉरिजिनल्स आर इन द ऑस्ट्रेलिया, वो मिल जाएंगे। अगर आप ट्राइबल सोसाइटी इंडिया में भी अगर आप देखोगे, जो ट्राइबल पीपल है उनका रहन सहन नेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो उनका जो कंस्ट्रेंट्स है मैं आपको बताऊंगी आगे वाले लेक्चर के अंदर कि क्या होता है ये। बट द मेजर पॉइंट डिटर्मिनिज्म वॉज सेइंग कि नेचर हैज़ द अपर हैंड। एलन चर्चिल सैम्पल ने बोला था कि मैन इज़ नथिंग बट ए डस्ट ऑफ नेचर, मैन कुछ नहीं है, बस एक नेचर की डस्ट है। तो हम बस नेचर में एक पैसिव एजेंट हैं, मैन एक पैसिव एजेंट है, उसका खुद का कोई रोल नहीं है, वो नेचर को ना तो मॉडिफाई कर सकता है, ना नेचर को कंट्रोल कर सकता है, और ना ही नेचर के अगेंस्ट में जा सकता है। जो नेचर बोलेगा वो मैन करेगा। ये डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट था। पॉसिबिलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि भाई ऐसा नहीं है, मैन अपनी इंटेलेक्ट के हिसाब से, मैन अपनी रैशनैलिटी के हिसाब से नेचर को मॉडिफाई करता है। नेचर को अगर वो मॉडिफाई करने का ताकत रखता है का मतलब है कि मैन जो है वो पैसिव एजेंट ना होके एक एक्टिव एजेंट है, विच मीन्स इट प्लेज एन एक्टिव रोल इनटू द नेचर। ये पॉसिबिलिज्म की बात थी, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड करके हमने स्टॉप एंड गो, या फिर जिसको हम नियो एनवायरमेंटलिज्म बोलते हैं, स्टॉप एंड गो, जो ग्रिफिथ टैलर ने दिया था, उसके बारे में बात करते। तो जिसमें हम जब भी यूज़ करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जांपल हम पुट करेंगे। तो ये हमारा एनवायरमेंटलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म का फाइट था। ब्रिटिश स्कूल में हमारे मैकेंडर थे जिन्होंने हमारी पॉलिटिकल थ्योरी दी थी, द रिमलैंड की थ्योरी दी थी, पैट्रिक गेडिस थे हमारे। फेज 3 के अंदर अमेरिकन स्कूल था जिसके अंदर हटिंगटन, एलन चर्चिल सैम्पल, कार्ल सोवर, जिनको फादर ऑफ कल्चरल जियोग्राफी माना जाता है, विटले, हार्टशोन एंड शॉफर। हार्टशोन एंड शॉफर का अगेन डिबेट जो है वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि रिमार्केबल डिबेट इन द जियोग्राफी था। हार्टशोन जो है ये मैं आपको बताती हूँ, अगेन हार्ट शॉर्ट में बताती हूँ हार्टशोन एंड शॉफर का क्या डिबेट हुआ था। हार्टशोन जो थे ये हमारे रिटर से, इमैनुअल कांट से, यहाँ से बहुत इम्प्रेस थे। तो इनका मानना था कि जियोग्राफी जो है ना ये बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, बहुत एक्सेप्शनल है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें बात करेंगी। तो यहाँ पे हार्टशोन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको इन्होंने बोला था एरियल डिफ्रेंशिएशन। अगर आप एरियल डिफ्रेंशिएशन को खुद को ब्रेक करोगे तो आपको लगेगा एक एरिया बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारी जगहों से। तो ये एरिया जो यूनिक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि दिस इज़ ए यूनिक प्लेस, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, विच इज़ अगेन आगे चल के ये रीजनल सिंथेसिस के अंदर कन्वर्ट हो गया था। और रीजनल सिंथेसिस को हम बोलते हैं कि रीजनल सिंथेसिस इज द क्रक्स ऑफ जियोग्राफी। क्यों बोलते हैं? वी विल डिस्कस व्हेन वी गो टुवर्ड्स द लेक्चर्स। तो हार्टशोन ने एरियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था कि जियोग्राफी बड़ी यूनिक है, जियोग्राफी में हम डिस्क्रिप्टिव जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको लेके आएंगे, यहाँ पे हम इडियोग्राफिक अप्रोच लेके आएंगे। इडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे आपके पास एक एरिया है, माउंटेन है, तो आप इस माउंटेन को वर्ड्स में डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव है और ये पर्टिकुलर यूनिक है, आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। उसी टाइम पे शॉफर थे। शॉफर एक इकोनॉमिस्ट थे, उसके बाद में वो जियोग्राफर में कन्वर्ट हो गए थे। तो शॉफर ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, हर चीज़ यूनिक नहीं है, और ये जो आप बोल रहे हो ना यूनिकनेस, ये ज्योग्राफी में हर एक सब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट को ही यूनिक बोल दोगे क्या। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हार्टशोन जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि ज्योग्राफी एक्सेप्शनल है, और वहीं से निकल के आया था एक्सेप्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो शॉफर ने एक पेपर लिखा था, एक्सेप्शनलिज्म द रिव्यूड व्यू। इनका एक्सेप्शनलिज्म में इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा था हार्टशोन के कॉन्सेप्ट को, ये बोल के कि आप ये जो बोल रहे हो ना कि एरियल डिफरेंशिएशन है या फिर मेरा रीजनल जियोग्राफी है या जियोग्राफी मेरा बहुत यूनिक स्पेस में आता है, ऐसा नहीं है ब्रो। ये अगर आप जियोग्राफी को सिर्फ यूनिक रख के चलोगे, एक पर्टिकुलर एरिया से लेके चलोगे, अगर आप जियोग्राफी को डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट से लेके चलोगे, ज्योग्राफी का रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त पे बाकी जो सब्जेक्ट थे उनमें क्या हो रहा था कि उनमें डिफरेंट मॉडल्स, लॉज, थ्योरीज आ रही थी, जनरलाइज्ड साइंसेज आ रही थी, और यहाँ पे ज्योग्राफी में हम बोल रहे थे कि हम जनरलाइज करेंगे ही नहीं, हम तो यूनिक है, हम स्पेशल है। तो शॉफर ने बोला कि ऐसे मत करो, आपको ज़रूरत है कुछ सिंपल मैथमेटिकल लॉज की, आपको ज़रूरत है कुछ कॉन्सेप्ट की, कुछ जनरलाइज्ड लॉज की। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं है, आप जनरल यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल मॉडल इन थ्योरीज की बात करो, आप साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की बात करो, तब जाके ज्योग्राफी अपना रेलेवेंस ला पाएगी, नहीं तो आने वाले टाइम में ज्योग्राफी का रेलेवेंस खो जाएगा। तो ये हार्टशोन एंड शॉफर का डिबेट था। हार्टशोन एरियल डिफरेंशिएशन वर्ड कॉइन करा था इन्होंने, और इनका मतलब अगर आप देखोगे लॉन्ग
टर्म के अंदर, तो वो रीजनल ज्योग्राफी से इमैनुअल कांत ने क्या बोला था, रिटर ने क्या बोला था, रिचथोफर ने क्या बोला था, वहाँ से निकाल के इन्होंने एरियल डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो आगे चल के रीजनल सिंथेसिस में कन्वर्ट हो गया था। और इन मोटा मोटा यही हमारा एक्सेप्शनलिज्म था। तो शॉफर ने उसी एक्सेप्शनलिज्म की काट करी थी, उसी एरियल डिफ्रेंसिएशन को क्रिटिसाइज करा था कि ऐसा मत करो, डिस्क्रिप्टिव मत रखो, जनरल लॉज मॉडल्स थ्योरी, विच मीन्स कि मैथ्स लेके आओ। तो जो अभी हम पढ़ते हैं ना कि वॉन थुनन का, वेबर का थ्योरी, ग्रोथ पोल थ्योरी, ये सारी थ्योरीज कहाँ से आई है? ये मतलब अभी देखो आइडिया चल रहा है, धीरे धीरे ऑरिजिनेट हो रहा है ना। और उसके बाद में रशियन स्कूल आई थी हमारी। तो अब क्या हुआ कि जब शॉफर ने बोला तो इट हैपन इन अराउंड 1950s और 55 के आसपास में ये बातचीत हुई थी। शॉफर ने एक ही पेपर लिखा, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। और उससे पहले हमारे एक पर्सन थे अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पॉजिटिविज्म का। अब पॉजिटिविज्म क्या आया? ये वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉजिटिव नहीं, ये पॉजिटिविज्म था कि अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हो देन यूज़ मैथमेटिकल स्टैंडर्ड, यूज स्टैटिकल टंग ट्विस्टर हो गया, स्टैटिकल मेथड्स, ठीक है। मतलब ये, और पॉजिटिविज्म का सिंपल मतलब ये बताया था, अगस्त कॉम्टे आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, इन्होंने बोला था पॉजिटिविज्म का मतलब है मुझे लॉजिक दो, मुझे फैक्ट दो। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिविज्म क्या था, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि ये एक पहाड़ है, इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक घर है। अब यहाँ पे आप खड़े हो, आपसे किसी ने पूछा अच्छा बताओ पहाड़ के उस तरफ घर है, घर का कलर कैसा होगा? आपने एक जनरल अजम्पशन ले लिया कि पहाड़ों पे जनरली जो घर का कलर है वो वाइट होता है, तो आपने बोल दिया कि वाइट है। अब जो बंदा पॉजिटिविज्म को मानता है वो आपको बोलेगा गलत बात है, जब तक मैं यहाँ पे चल के इस घर को देख नहीं लेता, हो सकता है कि ये वाइट कलर में हो सकता है कि मैंने कहीं पढ़ा भी हो, बट जब तक मैं ये फैक्ट वेरीफाई नहीं कर देता मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। सिंपल है। तो इसने क्या बोला, जाके देखा घर वाइट कलर का है, तब इसने बोला कि हाँ बात सही है। तो ये जो पर्सन है ये पॉजिटिविज्म का पर्सन है। फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिविज्म वाले जो पर्सन होते हैं ये कास्टिज्म, मतलब उनका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं, कि ये कास्टिज्म को नहीं मानते। ये बोलते हैं कि मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो, अगर आप प्रूव कर सकते हो कि इसलिए कास्टिज्म होना चाहिए, इसलिए कास्ट होना चाहिए, मैं इसको मान लूँगा। जनरली जैसे जो वुमेन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होता है, मुझे लॉजिकल रीज़न दे दो कि पेट्रियार्की इसलिए होनी चाहिए, आई विल एक्सेप्ट पेट्रियार्की, बट यू हैव टू गिव मी द फैक्ट, यू हैव टू गिव मी द लॉजिकल रीजनिंग फॉर दैट। तो ये बात थी अगस्त कॉम्टे की फ्रेंच रेवोल्यूशन के पास में पॉजिटिविज्म की। उसके बाद में धीरे धीरे ये बात खो गई और उसके बाद में अराउंड 1960s के आसपास में फिर से लिबरल पॉजिटिविज्म आना स्टार्ट हुआ था। तो लिबरल पॉजिटिविज्म की ही एक ब्रांच थी और उसी से आगे निकल के हमारा क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन फेज आया था। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में क्या हुआ, ये रिवोल्यूशन है, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब जियोग्राफी को पूरा इन्होंने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया था। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से पहले क्या लड़ाई हो रही थी कि ज्योग्राफी में हम एनवायरमेंटलिज्म देखेंगे या हम पॉसिबिलिज्म देखेंगे, ये रीजनल ज्योग्राफी है, ये सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है। फेज़ 5 क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में बोला सब रहने दो, ज्योग्राफी अगर आपने मॉडल्स, लॉज, थ्योरीज, जनरलाइज लॉज नहीं बनाए ना तो कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में ये हो गया था। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में दो कॉन्सेप्ट माने गए थे कि एक जो मैन है ना वो इकोनॉमिकली रेशनल क्रिएचर है, कि हमेशा वो एक रेशनल डिसीजन लेता है, और दूसरा वो अपने प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। तो अभी आप जितने भी मॉडल्स या थ्योरीज देखोगे ना, चाहे क्रिस्टोफर का देखो, मुझे अभी याद नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा थ्योरीज, आई थिंक इट जस्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ोगे ना आपको सब में एक अजम्पशन मिलेगा कि एक तो जो मैन है वो इकोनॉमिक रेशनल क्रिएचर है और दूसरा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ बात करता है। ये दोनों थ्योरीज ने क्या करा, गलत बात नहीं बोल दी, क्या मैन हमेशा यही देखता है? और इसी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के अंदर ही हमारा जो पेपर 1 पार्ट 2 में मॉडल्स एंड थ्योरीज है ना वो सारी इसी में निकल के आई थी। पीटर हैगेट की थ्योरी मान लो, क्रिस्टोफर की मान लो, हमारी ग्रेविटेशनल थ्योरी मान लो, डिस्टेंस डीके, माइग्रेशन की जितनी भी थ्योरीज आई थी सब इधर ही निकल के आई थी। इन्होंने एक जनरलाइज लॉ दे दिया था कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होगा, और मैंने एक इकोनॉमिक रेशनल क्रिएचर है। आगे चल के इन्होंने क्या करा, इस ज्योग्राफी को डीह्यूमनाइज कर दिया, ह्यूमन का टच ही छोड़ दिया। हर चीज़ मैथ से, हर चीज़ फार्मूला से, हर चीज़ लॉज से, थ्योरी से निकल रही थी। ज्योग्राफी में ह्यूमन टच खत्म हो गया था। तो ये चीज़ बाद में फिर उल्टा पड़ गई इन पे। तो उसी वक्त पे 1972 1980s के अंदर जब यूएस ने वियतनाम पे वॉर करा था, मार्केट क्रैश हो गया था,
और ये जो डिह्यूमनाइजेशन ऑफ ज्योग्राफी था, इसने ज्योग्राफी को एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि यार हम ज्योग्राफी को क्या कर रहे हैं। आप जो ह्यूमन ज्योग्राफी इतने हमारी इमैनुअल कांत, वरेनियस, हमारा ये सब कुछ बोल रहे थे, आपने तो उसको उल्टा कर दिया, बिल्कुल टच ही छोड़ दिया है। और यहाँ पे हम ह्यूमन के वेलफेयर में क्या क्या हम इंटरेस्ट लेके आ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से फिर आया था हमारा बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म के अंदर हमने बात करी थी कि आप मेन को रेशनल क्रिएचर मत मानो, अंडरस्टैंड कि मेन का बिहेवियर क्या है। और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में बोला कि मेन के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते, कैसे करोगे, मेरा मूड दिन में 4 बार स्विंग होता है, आप क्या लॉ बनाओगे उस पर, नहीं बना सकते, तो उसको छोड़ दो। लेकिन जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन 1962 के बाद ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, तो 1962 के बाद में लगभग बिहेवियरल ज्योग्राफी जो है ये फिर से ऊपर आना स्टार्ट हुई थी। और बिहेवियरल ज्योग्राफी ने बोला कि आप इंडिविजुअल पर्सन को स्टडी करो, और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी फिर से आना स्टार्ट हुआ था कि हर एक इंडिविजुअल का आप मेंटल मैप स्टडी करो कि वो क्या सोचता है, किस तरीके से उसका पर्सपेक्टिव है। मतलब इसमें जो मॉडल्स एंड थ्योरीज, देखो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन जो है ना वो पॉजिटिविज्म पे बेस्ड था, ठीक है। पॉजिटिविज्म में बोला था कि फैक्ट है, अब फैक्ट को कैसे प्रूव करोगे, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स लेके आओ। लेकिन बिहेवियरलिज्म बोला था कि मैं बात पॉजिटिविज्म की समझता हूँ, लेकिन मैं इसमें जो मेथड्स हैं वो उनको नहीं मानूंगा मैं। तो पॉजिटिविज्म में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन, अप्रोच है ये टूवर्ड्स द ह्यूमन, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। और ये एक ऐसा, दिस वॉज वेरी डायनेमिक ऑल्सो, क्योंकि मैन बहुत डायनेमिक होता है ना, तो उसके बिहेवियर की स्टडी की थी। उसके बाद में हमारा रेडिकल ह्यूमनिज्म वेलफेयर अप्रोच आया, जिसके अंदर ये था कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो जब रेडिकलिज्म या फिर पर्टिकुलरली वेलफेयर अप्रोच आया था, तो फिर से एक बार जो रीजनल ज्योग्राफी है वो रिवाइव होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर अप्रोच में हम पर्टिकुलर रीजन्स में क्या वेलफेयर करा जा सकता है, किस तरीके से ज्योग्राफी कैन बी हेल्पफुल फीचर इन द पॉलिसी मेकिंग, उसके बारे में बात हो रही थी। और उसके बाद में लेट में हमारा एनवायरमेंटलिज्म का फेज आया था, जिसमें स्टॉप एंड गो, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब की बात हमने करी थी। तो ये हमारा ज्योग्राफी मोटा मोटा है कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। हम इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 धीरे धीरे करेंगे, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। अगर आपको डिटेल में जानना है इन टॉपिक्स के बारे में, जो कि ज़रूरी भी होता है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे हैं। एंड सी अगेन, ये चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी, और जब हम कोर्स में पढ़ते हैं ना, तो हम एक ज्योग्राफर का नाम कम से कम 15-20 बार लेते हैं, और हम हर एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुराने वाले टॉपिक को रिवाइज करेंगे, तो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाता है, और आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में स्टक हो जाती है। मतलब हमने हार्टशॉन, हमने शॉफर, हमने हम्बोल्ट, रिटर का नाम इतनी बार, इमैनुअल कांत, वरेनियस का नाम हमने इतनी बार बोला है कि अगर जो जैसे जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल, जो हु आर अ स्टूडेंट ऑफ अवर ऑप्शनल कोर्स, आई एम वेरी श्योर कि उनको आधे से ज़्यादा नाम तो वैसे ही याद हो गए होंगे। वेल, दिस इज़ इट। अगला मतलब अभी हम इसको छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रीक, रोमन, मिडीवियल पीरियड से कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है। आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, बट अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑप्शनल का हमारा कोर्स एक बार देख सकते हो, कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी हैं, तो यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम दैट ऑल्सो। वेल, दिस इज इट। आई विल सी यू गाइस इन अदर। बाय।